नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। महागठबंधन के अन्य दलों को तेजस्वी ने दो टूक कह दिया है। मीडिया के बहाने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को तेजस्वी का जवाब मिला है। हमारे सामने कुछ और आपके सामने कोई और बयान देने की बात भी कही गई है। कुशवाहा को भी तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है। राज्यसभा सीट पर कांग्रेस और आरजेडी अगर राजी हैं, जब मियां बीबी राजी तो बेकार का ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं लोग। तेजस्वी ने दो टूक में अपनी बातें कही हैं। आप लोगों से मुंह से सुन रहे, लेकिन हमने तो देखा ही नहीं है बोलते हुए। हम लोगों से बात होती तो कुछ और ही निकल के आता। अब पता नहीं अब क्या बात है। जो बात चली गई इस पे तो हमने स्पष्ट रूप से बोल दिया। जब मियाँ बीबी हो राजी तो क्या करेगा काजी। जब कांग्रेस के नेतृत्व से, हमारे नेतृत्व से, हमारे थ्रू जब बात हो गई है तो बेकार का ढिंडोरा पीटने से क्या फायदा। अब जरा बयान के बाद आरजेडी की सियासत को समझते हैं। दरअसल आरजेडी अपनी चाल से साफ संदेश दे रहा है कि विधानसभा चुनाव में वो अपने सहयोगियों पर दबाव बनाकर रखेंगे। इस बयान के बाद से यह साफ हो गया है। साथ ही वो किसी के दबाव में नहीं है, यह भी आरजेडी ने साफ कर दिया है। सहयोगियों पर बार्गेनिंग क्षमता को खत्म करने की कोशिश भी इसे कह सकते हैं। सहयोगियों को संदेश दिया है आरजेडी ने कि आरजेडी ही सबके लिए जरूरी है। एनडीए को रोकने में आरजेडी सबसे सक्षम है, यह भी आरजेडी संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दबाव बनाकर रखेंगे तो विधानसभा चुनाव में इसको आरजेडी का फायदा होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ बयान के मायने निकाले जाएं, क्योंकि जिस तरीके से मांझी ने एक तरह से इनडायरेक्टली आरजेडी को नसीहत देने की कोशिश की, तो आरजेडी ने भी साफ कर दिया कि जब मियां बीबी राजी हैं तो काजी क्या करेगा। क्यों दूसरे लोग हो हल्ला मचा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अलीम, जिस तरीके से राज्यसभा के प्रत्याशियों का चयन हुआ उसके बाद से महागठबंधन के अंदर तल्ख राजनीति शुरू हुई है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज न्यूज़ 18 पर बात करते हुए जिस तरीके से मांझी ने तमाम तरह के सवाल उठाए थे राष्ट्रीय जनता दल को लेकर, उसके बाद दो टूक शब्दों में ये तेजस्वी यादव का बयान आया। हमारे साथ सहयोगी अमित कुमार हैं जिन्होंने बात की थी। क्या बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, इसका क्या मतलब लगाया जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे संजय जी, तेजस्वी ने जिस तरह से अपनी चीज़ों को स्पष्ट किया और उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए, राज्यसभा को लेकर के जो बातें उठी थी उसको लेकर के बयानबाजी एकदम से अब नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है मांझी के बयान का, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरह के बयानबाजी का कोई मतलब नहीं बनता। जब हमारे सामने आते हैं, हमारे साथ होते हैं, तो वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते, इस तरह की बातों को नहीं रखते हैं। मीडिया फोरम पे आकर के इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने मांझी को एक तरह से संदेश भी दिया है न्यूज़ 18 के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या दूसरी जो सहयोगी पार्टी है महागठबंधन की, सभी जो है तेजस्वी के रवैये को लेकर के समय से नाराजगी जाहिर करती रही है। लेकिन ये बात सही है कि जब एक मंच पे ये लोग आते हैं तो एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ होने जैसी स्थिति दिखाते हैं। लेकिन अंदर खाने में बिल्कुल सही नहीं कहा जाएगा। हमारे साथ लोग शकील अहमद खान जी, क्या मतलब निकाला जाना चाहिए आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया है, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यानी राज्यसभा के जो प्रत्याशियों का चयन हुआ उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद सहमत है एक दूसरे से, तो ऐसे में हम और जो दूसरी पार्टियां उनके बोलने का क्या उचित रह जाता। फिर राज्यसभा का ताल्लुक का जहाँ तक मामला था वो तो बात हो गई रहा, और जो सवालात हैं उस पर मांझी जी के बयानात हैं और लोगों के बयानात हैं। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तरीके से एक स्ट्रक्चर में रहती है, उसके स्ट्रक्चर का फैसला हाईएस्ट लीडरशिप करती है। तो हम लोग नेशनल पार्टी हैं, नेशनल पार्टी का फैसला बहुत ही जिम्मेदारी इसके साथ होता है। तो जिम्मेदारी का जब भी फैसला आता है हम लोग अक्षरशः उसका पालन करते हैं। जो फैसला दिल्ली से आता है हाईएस्ट लीडरशिप करती है, और नेशनल परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं। तो जब फैसला आएगा तभी फैसला होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव है, ये मायने रखता होगा आपके लिए भी, और इस साल होना है चुनाव। ऐसे में जाहिर सी बात है बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो भी मायने रखती होगी आपके लिए। नेशनल चुनाव तो अभी बहुत दिन है ना, अभी तो बहुत दिन है चुनाव के। अक्टूबर में चुनाव होने हैं, उसके पहले बहुत सारे बातचीत होनी है। तो वो अभी कहाँ बैठा गया है कि क्या किसी भी बात करनी नहीं करनी। तो लेकिन बहुत सारे इश्यूज पे हर पार्टी का अपना अपना
अपनी अपनी मंजिल हो सकती है और उसको रखना चाहिए, लेकिन सबों की मंजिल एक ही हो जाए, यही ना बड़ी बात है। तो उसकी तो मंजिल एक हो सकती है जो मौजूदा हालात हैं उसको देखकर। क्यों नहीं, मंजिल तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसके साथ है वो देखना है ना। हमारी लड़ाई एनडीए के खिलाफ है। नहीं, मांझी जी ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर राजद ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। किसी पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, बहसीत कांग्रेस पार्टी के। संजय, कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों का क्या कुछ इस पर स्टैंड है? चीजें और घटनाक्रम किस तरह से होंगे इसका फैसला भी हमारा लीडरशिप करेगा। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ शक्ति यादव जी भी हैं। शक्ति यादव जी, ये किस तरह का बयान है? ये तेजस्वी यादव जी का दो टूक शब्दों में उन्होंने कह दिया अपने तमाम सहयोगियों को, चाहे वो आरएलएसपी हो या फिर हम पार्टी हो। नजरिया है देखने का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो बातें बीत गई उस पर क्या चर्चा। जब सामने आते हैं तो इस तरह की बात होती नहीं है। राज्यसभा के कैंडिडेट चयन के पहले कोई बातें हुई नहीं, जब चयन हो गया बातें खत्म हो गई। अब जो सवाल सामने आ रहे हैं फ्यूचर में क्या करना है नहीं करना है, ये बैठक होती है, मीडिया के माध्यम से बातों को रख कर करके थोड़ी देर के लिए सनसनीखेज पैदा करने से कोई समस्या का हल तो होता नहीं। लेकिन मांझी जी की एक और डिमांड है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, प्रत्याशियों का चयन कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से हो, ये मीडिया के माध्यम से नहीं है। देखिए वो बैठक में तय हो जाएगी, अगर वो मांग कोई गलत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी तब ना कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित आश्वस्त करते हैं कि मांझी जी की डिमांड को पूरा किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि मांझी जी की जो बात है वो आकर के मंच पर रखेंगे, बैठक होगी, मीडिया के माध्यम से बैठक नहीं होती है, मीडिया के माध्यम से कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तय नहीं होते हैं। लेकिन इतना तय जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक जो निर्णय लिया है वो निश्चित तौर पर ध्यान में रख करके ही लिया है। एक सवाल शक्ति जी, कि ये बात क्या सही है कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका जो है महागठबंधन में नहीं निभा रही है ईमानदारी पूर्वक? देखिए, अगर ईमानदारी रूप से अगर हम नहीं निभाते तो सवाल खड़े हो जाते। हम पूरी तौर पर पिछले बार हमने मांझी जी के बेटे को दिया, मांझी जी को बेटे को दिया गया पिछले बार, एक सदस्य हैं, देश राज्य जान रही है। सवाल उठता है कि हम बार बार जिन चीजों को कर रहे हैं तो सवाल हम बड़े भाई की भूमिका में हम सबको देखना है ना, एक ही व्यक्ति को लगातार। संजय, इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पर? क्योंकि अब तेजस्वी ने खुद आगे बढ़ के इस तमाम बयानों को एक तरह से साफ साफ कर दिया है। जिस तरीके से वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके इलाज जो है, उससे राजद को सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो कहा एमपी चुनाव के दरमियान कहा था वो बीत गई। अब रहा महागठबंधन की बात, तो महागठबंधन में बिल्कुल हम लोग एक हैं। नहीं, और तेजस्वी यादव जी का आज ये बयान आया है राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन के मामले में उन्होंने कहा कि जब मियां बीबी राजी यानी राजद और कांग्रेस राजी हैं तो दूसरी एलाइज पार्टियों को बोलने का उनका कोई औचित्य नहीं है। नहीं, आप ये मीडिया का नजरिया है, वो ऑलरेडी स्पष्ट कह चुके हैं कि एमपी चुनाव के बाद जो मुद्दा जी, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा, माफ करेंगे, ये मेरा नजरिया नहीं है। आपके जो नेता है, सर्वमान्य नेता है आपकी पार्टी के जीतन राम मांझी, उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर आरजेडी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो मार्च के बाद वो तीसरे विकल्प की तलाश करेंगे। आपके नेता कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। हमारे नेता हमेशा स्पष्ट बोला करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी, जब तक चाहे मांझी जी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा का भी एक ही डिमांड है कोऑर्डिनेशन कमेटी, तब तक महागठबंधन का नेता कौन होगा अभी तो स्पष्ट नहीं है। जिस दिन हम लोग बैठेंगे मुझे लगता है कि निश्चित है कि। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम नेताओं से बातचीत करने के लिए। दरअसल इस खबर की शुरुआत मांझी के आरजेडी पर हमले के साथ हुई थी, जिसके समर्थन में कांग्रेस है तो आरजेडी पलटवार कर रहा है। देखिए, राजद बड़ा भाई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और हमारे कहने न कहने से कुछ नहीं, क्योंकि उसके 80 विधायक के आसपास नहीं। लेकिन बड़ा भाई की भूमिका निभाने में राजद अभी असमर्थ अपने को पा रहा है, चाहे जिस कारण से भी हो। अरे भाई, राजद जो है कहाँ कह रहा है कि आप हमको बड़े भाई मानिए। अब जीतन राम मांझी अकेले अपने पार्टी के विधायक हैं और लालू जी की वजह से एक बेटा भी उनका काउंसिल में चला गया है, वही जो है बड़े भाई की भूमिका में रहें। राजद को कोई शौक नहीं है कि बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। और जहाँ तक राज्यसभा का चयन का सवाल है तो ये कांग्रेस की सहमति से हुआ है। अभी हमारी प्रायोरिटी राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश का संकट है। इन चीज़ों से जब पार्टी हाईकमान समय निकालेगा तब बिहार में गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, कौन पार्टी कितनों सीटों पर लड़ेगी, कौन गठबंधन का नेतृत्व करेगा, ये तमाम नीतिगत फैसलों पर पार्टी हाईकमान को फैसला लेना है। एनडीए को इसका फायदा मिलेगा?
देखिए, वहाँ तो परिवारवाद और धन बचाओ पार्टी है। अब वहाँ धन संग्रह करना और धन बचाना वहाँ है। हम लोग काम में विश्वास करते हैं और जनता से समन्वय रखते हैं, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं कि उनके यहाँ सर फुटौल हो या पैर फुटौल हो। हम काम में विश्वास करेंगे और काम पर ही नीतीश कुमार जी की चेहरा रहा है, नीतीश कुमार का पहचान रहा है। और उधर किसानों के मुद्दे पर आज आरजेडी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। आरजेडी ने मांग नहीं मानने पर सदन से सड़क पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। मौसम हुई बारिश को लेकर के किसानों को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के आरजेडी ने प्रोटेस्ट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी, जानते हैं इनसे बात करते हैं। भाई वीरेंद्र जी, किस बात को लेकर के आप लोग सदन के बाहर? देखिए, देश में ओलावृष्टि हुआ, खासकर बिहार में काफी ओलावृष्टि हुआ है और सरकार किसानों के उनके फसल जो नुकसान हुआ है उस पर कोई बयान नहीं दी है और न देने का विचार कर रखती है। इसलिए हमने कहा, हम लोग का आरजेडी और महागठबंधन का ये मांग है कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी भरपाई के लिए सरकार उनको मुआवजा देने का काम करे। देख सकते हैं कि यहाँ साफ लिखा हुआ कि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि का प्रहार, किसान एवं खेतिहारी मजदूरों को मुआवजा का करो भुगतान। तो ये जो है सीधे तौर पे आरजेडी ने ये मांग रखा है और आपको दिखाते हैं कि ये देखिए आरजेडी के तमाम विधायक जो हैं वो सदन के बाहर जो है खड़ा होकर के यहाँ पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, किसानों के हित में नारेबाजी कर रहे हैं। और सीधे तौर पे आरजेडी के लोगों का कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है, जो पूर्व से निर्धारित राशि जो है वो बारिश के कारण जो नुकसान होने को लेकर सरकार ने निर्धारित की है वो उचित नहीं है, तो पर्याप्त जो है मुआवजा देने की मांग कर रही है। और कर रही है आरजेडी कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है, इनकी आवाज़ों को नहीं मानती है, तो ये आंदोलन सड़क तक जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने एक बार फिर न्यूज 18 की जमकर तारीफ की। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से जुड़ी खबर सबसे पहले दिखाने के लिए उन्होंने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया और कहा कि न्यूज 18 की खबरों के बाद उन्होंने खेतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को 13,500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से डीबीटी के जरिए भुगतान किया जाएगा। न्यूज 18 आम लोगों का सवाल हो या किसान भाइयों का सवाल हो, समय पर उठाने का काम करते हैं जाकर, और उसका एक परिणाम भी आता है जाकर। जब मैं खेतों में जा रहा था, किसानों से मिल रहे थे, इसी बीच दिल्ली पटना से आनंद जी आपके जो प्रतिनिधि हैं जाकर के संवाददाता, उनका टेलीफोन आया कि आप कहाँ हैं। हम बोले खेतों में जाकर के किसानों से मिल रहे हैं जाकर के, जल्दी वीडियो भेज दी जाकर। तुरंत वीडियो बना के भेज दी। तो मुझे खुशी है कि मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ 18 चैनल जो हमारा है वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार हो, राज्य स्तरीय हो और राष्ट्रीय स्तर का समाचार हो, कोई समस्या हो जाकर के अविलंब मतलब सरकार तक पहुंचाने में और जनता की बातों को ऊपर तक ले जाने का जो फैसला क्या लिया गया आपके लेवल? फैसला ही लिया है जाकर के कि 24 घंटे के अंदर में हमने, और कल ही मतलब 38 जिले के जिला कृषि पदाधिकारी और ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया से जाकर। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने डेयरी संचालक गुड्डू सिंह को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बेगूसराय के बरौनी चौक पर कपड़ा दुकान में घुसकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कपड़ा दुकानदार के बेटे की मौत हो गई। वहीं भोजपुर के नारायणपुर गांव में अपराधियों ने 85 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। नालंदा के हिलसा थाना के हासीपुर गांव में बदमाशों ने युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। युवक की पहचान बस ड्राइवर पिंटू कुमार के रूप में हुई है। पैसे को लेकर लेन देन में हत्या की आशंका जताई जा रही है। और बड़ी खबर आरा से है, जहां भीषण जाम में फंसी प्रसूता ने एक बच्ची को जन्म दिया है। आरा शहर में प्रतिदिन भयानक जाम लगता है। 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। इसी दौरान प्रसव पीड़ा से करा रही महिला ने जाम में फंसी गाड़ी के अंदर ही बच्ची को जन्म दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और दोनों सदर अस्पताल के डॉक्टर की निगरानी में हैं। तो जाम में एक गाड़ी फंसी हुई थी और आरा के लोग इस
भयंकर जाम से रोजाना दो चार होते हैं और इस जाम में आज एक ऐसी गाड़ी फंस गई जिसके अंदर एक प्रसूता थी। उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था, लेकिन जाम लंबा होने की वजह से करीब 1.5 घंटे तक गाड़ी जाम में फंसी रही और इसी दौरान प्रसूता ने गाड़ी में ही बच्ची को जन्म दिया है। राहत की बात यह है कि दोनों मां और बच्चे सुरक्षित हैं। फिलहाल उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर उन पर निगरानी रखे हुए हैं। तो आरा में जाम किस तरीके का है, इसका एक उदाहरण देखने को मिला कि जाम से किस तरीके से लोगों को रोजाना दो चार होना पड़ता है, उसकी एक तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाम कितना भयंकर था, कितना भीषण जाम था कि महज 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं। यानी कि इस तरह के हालात रोजाना होते हैं और आज इसी जाम में एक गाड़ी फंस गई जिसके अंदर एक प्रसूता को लेकर जाया जा रहा था अस्पताल। आपको बता दें कि अक्सर आरा में करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और गाड़ियां एक तरह से सड़क पर रुक कर रह जाती हैं और इसी दौरान आज एक गाड़ी इसी जाम में फंस गई जिसमें एक प्रसूता को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था और वक्त ज्यादा लगने की वजह से गाड़ी में ही प्रसूता ने बच्ची को जन्म दिया। और अब बात कोरोना कर्फ्यू की। कोरोना को लेकर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को छोटा कर दिया गया है। बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आज ही सभी विधेयक को पास करा लिया जाएगा। वहीं आज ही सभी विभागों का बजट पास होगा। वहीं विधायकों के सवाल का ऑनलाइन जवाब दिया जाएगा। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। पहले बजट सत्र 31 मार्च तक होना था। तो आज सत्र का आखिरी दिन है। आज ही सभी विधेयक को पास करा लिया जाएगा। दरअसल सत्र को कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से छोटा करना पड़ा और सत्र की जो अवधि है उसको कम कर दिया गया। आज ही कोशिश होगी कि सारे विधेयक पास करा लिए जाएं क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है। फिलहाल 31 मार्च तक सदन को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह फैसला लिया है। तो कोरोना वायरस को लेकर विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के फैसले का मंत्री खुर्शीद आलम और मंत्री विजय सिन्हा ने स्वागत किया है। वहीं आरजेडी नेता महेश्वर यादव ने फैसले को गलत बताया है। राज्य हित में, ये राज्य हित और जनहित में ये लिया गया है जी। ये जो पूरा देश लड़ रहा है, ये पूरे दुनिया में ये कोरोना, इसका दुनिया में इसकी ये जो है आप देख रहे हैं कि इससे लोग जो है पीड़ित होकर बहुत लोगों की मृत्यु भी हो चुकी। थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन इतना विधानसभा बंद हो जाए, सारा चीज बंद हो जाए, इसकी जरूरत मैं नहीं महसूस करता। जनप्रतिनिधि हम सुरक्षित भवन के अंदर नहीं बैठ के जनता के बीच आए ताकि जागरूकता पैदा कर सकें, उसको भयमुक्त कर सकें और उसकी सेवा कर सकें। इसलिए अच्छा निर्णय है। और कोरोना वायरस को लेकर मंत्री विजय सिन्हा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना वायरस को पाप का परिणाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की खराब जीवन शैली और जैविक हथियारों पर हो रहे शोध की वजह से पूरी मानवता खतरे में है। पूरा विश्व संकट में पड़ा हुआ है। पूरा देश को संकट से ग्रसित करने का कुछ लोगों के पाप का प्रतिफल मिल रहा है। किसके पाप का प्रतिफल? ये तो आप देख रहे हैं कि ये कहां से महामारी अधिकतर उत्पन्न हो रहा है विगत 4 दशक से। कभी स्वाइन फ्लू, कभी बर्ड फ्लू, कभी कोरोना। ये लोग जीवन शैली के बदलाव की जरूरत है और जैविक हथियार पर रिसर्च बंद करने की जरूरत है। जो लोग ये खेल खेल रहे हैं वो मानव जाति के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से पूरा वर्ल्ड दबाव डाले कि बंद करे और नहीं तो उसका बहिष्कार करे।
कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पटना में विधान परिषद के सदस्यों कर्मचारियों के बीच मास्क का वितरण किया गया। चंद्रवंशी नगर अस्पताल के अधीक्षक सुभाष चंद्र ने लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। कोरोना की गूंज विधान परिषद तक पहुंच चुकी है और देखिए मास्क का वितरण किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम पहुंची है। राजवंशी नगर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुभाष चंद्रा के नेतृत्व में यहां पर डॉक्टरों की टीम पहुंची है और ये मास्क का वितरण किया जा रहा है। क्या कहाँ ये मास्क का वितरण हो रहा है? ये विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह दिया जा रहा है। सारे कर्मचारी को, माननीय लोगों को, सभी स्टाफ को दिया जा रहा है। आप लोगों को भी दिया जा रहा है। सुभाष चंद्रा जी, कितना मास्क लेकर पहुंचे हैं आप? हमने 1000 मास्क लाया था हॉस्पिटल से और चूंकि आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, ऐसे मास्क तो यूजुअली जो इन्फेक्टेड हैं उनको लगाना चाहिए, जिनको सर्दी खांसी है उनको लगाना चाहिए, लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ हो, ज़्यादा हो, वहाँ पता नहीं कि कौन आदमी इससे ग्रसित हैं। तो ऐसे सर्दी जुकाम भी है तो सारा सर्दी जुकाम कोरोना वायरस से नहीं होता है, उसके अलग लक्षण हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सामान्य लोग हैं उनको मास्क लेने की जरूरत नहीं है। जी, सामान्य लोग को मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको भीड़ भाड़ से अलग रहना चाहिए अपने को। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, इनका ये कहना है कि जो सामान्य लोग हैं उन्हें मास्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों के बीच विधान परिषद के जो सदस्य हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके बीच लगातार मास्क का वितरण किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये एक कह सकते हैं कि अच्छी पहल है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनके बीच मास्क का वितरण करना। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश अलर्ट मोड पर है। डर का असर पोल्ट्री उद्योग पर भी देखा जा रहा है। लखीसराय में मीट मुर्गे की बिक्री भी पूरी तरह से ठप है। पोल्ट्री उद्योग से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में दुकानदार 100 में 5-5 मुर्गा बेचने को मजबूर हैं। दुकानदार बाजारों में लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अपने ऑफर की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक मुर्गा खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मछली मंडी में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। 100 रुपया में 4 मुर्गा, 100 रुपया में 4 मुर्गा, 50 का दो, 50 का दो, 100 का 4, 100 का 4, 50 का दो, 50 का दो, 100 रुपया में 4 मुर्गा, 100 रुपया में 4 मुर्गा। और आपको बता दें कि आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। बाकी बिहार की खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।